हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अकाउंटिंग। और आज हम देखेंगे कि वर्टिकल बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आज मैं इसके बारे में डीप में डिस्कशन करने वाला हूँ। हर एक पार्ट आपको अच्छे से समझाऊंगा, तो इसके लिए शायद थोड़ा टाइम भी लग सके। लेकिन फ्रेंड्स, आप अगर इसे अच्छे से देखेंगे तो आपको कभी भी रिग्रेट करने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी कि काश मैंने वीडियो अच्छे से देखा होता। क्योंकि इसमें अगर एक्सप्लेनेशन आप अगर ध्यान से सुने तो आपको बिना रट्टा किए आप समझ सकते हो एग्ज़ाम में कि आपको कौन सा पोस्टिंग किस हेड के अंडर करना है। ओके फ्रेंड्स, अब सबसे पहली बात, वर्टिकल बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट 1 में आता है और पार्ट 2 में आता है पीएनएल। ओके फ्रेंड्स, इतना याद रखना है। अब देखते हैं। सबसे पहले हमारा ये वर्टिकल बैलेंस शीट सेम एज हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट ही है। इसमें क्या डिफरेंस है? हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट में हम लेफ्ट साइड में लाइबिलिटीज़ लिखते थे एंड राइट साइड में असेट्स लिखते थे। इसमें हम ऊपर लाइबिलिटीज़ लिखेंगे, नीचे असेट्स लिखेंगे। सिंपल। इसका फॉर्मेट मैंने अच्छे से पीपीटी में आपको दिखाने की कोशिश की है। सबसे पहली बात, हम जैसे हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट में लिखते थे कंपनी का नाम और बैलेंस शीट एज ऑन, सेम वे, इन द सेम वे फ्रेंड्स, हमें उसे यहाँ भी लिखना है। अब इसमें लाइबिलिटीज़ को सिर्फ लाइबिलिटीज़ नहीं कहा गया है सर, इसे कहा गया है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। यस सर, इसे कहा गया है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंडर आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स मतलब ओनर्स, फंड मीन्स पैसे, ओनर के पैसे। ओके फ्रेंड्स, अब शेयर होल्डर फंड्स में भी दो चीज़ें आती है, एक तो शेयर कैपिटल और शेयर और रिजर्व्स एंड सरप्लस। सबसे पहली बात, और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, आप शेयर होल्डर्स फंड्स के अगर आप देखेंगे, होल्डर्स एस के आगे मैंने एफोस्ट्रॉफी दी है। यस फ्रेंड्स, एस के आगे एफोस्ट्रॉफी दी है। अब आप ये बोलेंगे ये क्या किया, एस के पहले आना चाहिए था। नहीं फ्रेंड्स, ये एस के आगे ही आएगा, क्योंकि अगर एस के पहले आता फ्रेंड्स तो सिर्फ वो एक शेयर होल्डर्स के लिए होता, और एस के बाद है इसका मतलब वो बहुत सारे शेयर होल्डर्स के लिए है। और ये कंपलसरी आपको एस के बाद ही लगाना है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। यस फ्रेंड्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अब शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में आपको दिखाना पड़ेगा एक, सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल कितना है कंपनी का। अगर नहीं दिया है तो क्वेश्चन मार्क लिख के उसके नीचे 2 अंडरलाइन कर दीजिए, काम हो जाएगा। वो मैंने आगे एक्सप्लेन किया है एक स्लाइड में। उसके बाद उसके अंडर आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। उसमें भी आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ऐसे कौन से शेयर्स है या कितने शेयर्स है जो आपने इशू किए हैं और उसके लिए कंसिडरेशन आपने कैश नहीं लिया है, कोई अदर चीज़ ली है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद बारी आती है रिजर्व एंड सरप्लस में। रिजर्व एंड सरप्लस में ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व्स आएंगे, जैसे कि डिविजिबल प्रॉफिट्स, पीएनएल, जनरल रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। जितने भी रिजर्व्स आएंगे वो सब रिजर्व एंड सरप्लस में आएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब बारी आई शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फ्रेंड्स, ये क्या है? आप सोचते होंगे कभी देखा नहीं, क्या है ये, पता नहीं है। इस फ्रेंड, जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है ना, तब वो एप्लीकेशन मनी कलेक्ट करती है, और उस समय वो उसने शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं किया होता है। तो जितना भी मनी कलेक्ट होता है तो एक डेबिट इफेक्ट आता है जो कि कैश में जाएगा या बैंक में, और जो दूसरा इफेक्ट है वो यहाँ दिखेगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, क्योंकि इस समय तक उसने इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज नहीं किया होगा। इक्विटी या प्रेफरेंस, कोई भी कैपिटल हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद बारी आती है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज़ क्या है फ्रेंड्स? नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ है जो 1 ईयर के बाद हमें पे करनी है, अभी नहीं, 1 ईयर के बाद। तो सबसे पहले आगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अगर किसी बैंक से बोरो किया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो किया या किसी पर्सन से बोरो किया है और आप उसे 1 साल के बाद रिपे करने वाले हो, तो वो आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग। फिर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी है? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी फ्रेंड्स वो लाइबिलिटी होती है जो, सबसे पहले हमें अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट हम कैलकुलेट करेंगे, वो टैक्स, या एज पर कंपनीज एक्ट 2013 जो पीएनएल आया और उसके ऊपर जो टैक्स चार्ज किया वो टैक्स, उन दोनों का जो डिफरेंस अमाउंट रहेगा वो या तो पेड आएगा या तो पेबल आएगा। तो जो पेबल वाला पार्ट है वो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ का पार्ट है फ्रेंड्स। और इसे मैंने यहाँ शॉर्ट में आपको समझाया है, इसके ऊपर एक पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड है फ्रेंड्स। ओके, तो अब उसके बाद
अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज अदर देन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज यहाँ दिखेगा, एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अगर आपने कोई प्रोविजन बनाया है लॉन्ग टर्म के लिए तो वो यहाँ दिख सकता है। अब उसके बाद बारी आती है करंट लाइबिलिटीज़। एक मिनट, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या डिफरेंस है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ये और लॉन्ग टर्म प्रोविजन में ये डिफरेंस है फ्रेंड्स कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हमने पहले से ही किसी से पैसे उधार ले लिए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोविजन में हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ सालों बाद हमें उन्हें इतना अमाउंट पे करना है और वो इकोनॉमिक बेनिफिट को हमारे अफेक्ट करने वाला है फ्यूचर में, जो कि लॉन्ग टर्म होगा, तो हम लॉन्ग टर्म प्रोविजन बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ की बारी आती है। करंट लाइबिलिटीज़ में सबसे पहली बात शॉर्ट टर्म बोरिंग, जिससे लॉन्ग टर्म बोरिंग किसी से पैसे उधार लिए है 1 साल से ज़्यादा के समय के लिए, वैसे हमने शॉर्ट टर्म बोरिंग में भी पैसे ही उधार लिए हैं, लेकिन वो सिर्फ हमने 1 साल या उसके कम पीरियड के लिए लिए है। पीरियड मीन्स टाइम। अब ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स क्या होगा फ्रेंड्स, अगर हमने किसी से कुछ गुड्स खरीदे या कोई एक्सपेंस इनकर करने वाले हैं, लेकिन वो हमने उधारी में ही बोला कि आओ भाई हमारा काम कर दो, थोड़ा उधारी चल रही है, तंगी चल रही है, हम आपको बाद में पैसे वापस कर देंगे, तो वो फ्रेंड्स हो गए ट्रेड पेबल्स। अब शॉर्ट टर्म बोरिंग्स और ट्रेड पेबल्स में क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हमने पहले पैसे उधार लिए, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में हमने पैसे उधार लिए है, और ट्रेड पेबल्स में हमने गुड्स या सर्विसेज को उधार पे लिए। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, वहाँ पे करेंसी इंक्लूड हो रहा है, मॉनिटरी टर्म्स इंक्लूड हो रहा है। शॉर्ट टर्म्स बोरोइंग में हमने कैश उधार में लिया है, कैश उधार ली है, जबकि ट्रेड पेबल्स में हमने गुड्स या सर्विसेज उधार में ली। उसके बाद बात आई अदर करंट लाइबिलिटीज, जो फर्स्ट एंड सेकंड नहीं होगा, वो अदर करंट लाइबिलिटीज होगा अदर देन प्रोविजंस। प्रोविजंस का मतलब मैंने आपको पहले ही समझाया है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकर हो सकता है और वो मेरे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को अफेक्ट कर सकता है, तो मैं उसके लिए प्रोविजन बनाऊंगा। अब शॉर्ट टर्म बोरिंग्स और ट्रेड पेबल्स के अलावा जो भी बचेगा वो अदर करंट लाइबिलिटीज में जाएगा। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजंस अगर कोई हो तो, उसके बाद सबसे लास्ट में हम लिखेंगे टोटल लाइबिलिटी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। वो टोटल लाइबिलिटी लिखने के बाद हम असेट की तरफ बढ़ेंगे। असेट में भी आपको पर्टिकुलर्स नोट करंट या प्रीवियस ईयर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसे कंटिन्यूएशन में लिख रहे हैं तो आप टोटल के नीचे 2 लाइन रेज करने के बाद असेट्स का पार्ट लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अब असेट में सबसे पहले आएगा नॉन करंट असेट और उसके नीचे आएगा करंट एसेट। ओके फ्रेंड्स, अब नॉन करंट एसेट में सबसे पहले 5 चीज़ें आती है। फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट। अब फिक्स एसेट में क्या आएगा फ्रेंड्स, फिक्स एसेट्स में आता है टेंजिबल एसेट एंड इंटेंजिबल। टेंजिबल जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इंटेंजिबल मतलब जिसे हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हैं कि वो है। अब टेंजिबल में आ सकता है मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग्स, ये आपके फिक्स एसेट हो गए, जबकि इंटेंजिबल में आएगा गुडविल, पेटेंट्स एक्सेट्रा। ओके फ्रेंड्स, अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जो आप 1 साल से ज़्यादा के लिए करते हैं। अब फिक्स एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स, इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो आप कंपनी में बिजनेस ऑपरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मशीनरी, अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो मशीनरी उस प्रोडक्ट को बनाने में मेरी मदद कर रहा है, तो वो फिक्स एसेट हो गया। जबकि अगर मैंने कोई शेयर्स खरीदे हैं जो कि मेरे बिजनेस लाइन में नहीं है फ्रेंड्स, बिजनेस लाइन से थोड़ा अलग है, जैसे कि मैंने शेयर्स खरीदे तो उसमें मुझे डिविडेंड मिलेगा, ये मेरा बिजनेस प्रॉफिट नहीं है, लेकिन ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, तो वो चीज़ें होती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो ये डिफरेंस आपने देखा फ्रेंड्स। फिक्स एसेट मतलब जो बिजनेस रिलेटेड है, लेकिन जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी हमें उस पर रिटर्न्स मिल रहा है, तो हो गया नॉन करंट एसेट। जैसे डिबेंचर में हमें इंटरेस्ट मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, अब डेफर्ड टैक्स एसेट, जैसे कि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी था, दैट इज टैक्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट एंड टैक्स पर एक्स पर कंपनीज एक्ट, जो डिफरेंस अमाउंट रहेगा अगर वो पेड आ गया, मीन्स एडवांस में हमने कुछ ज़्यादा ही पे कर लिया, तो वो डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाएगा हमारे। ओके फ्रेंड्स, अब बारी आती है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की। अब लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस तो देखते हैं ये क्या है। जो हमने पैसे उधार पे दिए फ्रेंड्स उधार पे लिए नहीं, हमने जो पैसे उधार पे दिए उसे कहेंगे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। एंड अदर नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट जो ऊपर के 4 में नहीं है वो नीचे आ जाएगा। अब करंट एसेट में देखते हैं फ्रेंड्स करंट इन्वेस्टमेंट, जो कि करंट इन्वेस्टमेंट मतलब 1 साल से कम का इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्रीज फ्रेंड्स, अब इन्वेंट्रीज क्या होते हैं।
इन्वेंट्रीज वो चीज़ होते हैं जो हमारे फ्रेंड्स, इन्वेंट्रीज मतलब वो स्टॉक जो अभी तक बिके नहीं है, मीन्स क्लोजिंग स्टॉक, इन शॉर्ट क्लोजिंग स्टॉक। जो आप हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, ये इन्वेंट्रीज वही है। अब ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब क्या? डेटर्स। यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स होते हैं, सेम टू सेम। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश मीन्स कैश, कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होगा फ्रेंड्स? इसमें बैंक आ जाएगा या ऐसे कोई चीज़ जो इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं कैश में। और इसमें हाँ, कैश इक्विवेलेंट्स, और इसमें शॉर्ट टर्म एक्चुअली फ्रेंड जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो उसमें अगर हमने कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया होगा ना, तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड हो जाएगा। लेकिन हम अगर यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या करंट इन्वेस्टमेंट अलग से दिखा रहे हैं, तो उसमें ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो कैश में कैश दिखेगा एंड कैश इक्विवेलेंट्स में दिखेगा आपको बैंक्स। ओके, जो कि हम अलग से नोट में दिखाएंगे। एंड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ऐसे जो लोन्स या एडवांस जो कंपनी ने दिया है किसी को, और वो शॉर्ट टर्म के लिए, इसका मतलब कि वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, हमें 1 साल के अंदर उसे रिकवर करना है, तो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। और जो ऊपर 5 महीने आए हैं वो आ जाएगा फ्रेंड्स अदर करंट असेट्स में। ओके फ्रेंड्स, इसमें अदर करंट असेट, नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज, अदर्स, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? जो ऊपर वाले हेड में कवर नहीं हो रहे वो इस हेड में कवर हो जाएंगे। उसके बाद टोटल लिखना है और आपको देखना है कि आपका लाइबिलिटी का टोटल और एसेट का टोटल सेम है या नहीं। अब आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स, इसमें इतने सारे नोट्स है, 20 नोट्स है, कौन याद करेगा? फ्रेंड्स, आपको ये नोट्स नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक सीरीज याद करके रखिए कि कौन सबसे पहले क्या आएगा। अब जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, करंट एसेट्स में पहले करंट इन्वेस्टमेंट के बाद पहले इन्वेंट्रीज है, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स है, फिर कैश है। तो ये एक सीरीज़ है फ्रेंड्स कि पहले हम अगर इन्वेंट्रीज बेचेंगे तो वो डेटर्स के पास जाएंगी, जो कि ट्रेड रिसीवेबल है, फिर ट्रेड रिसीवेबल हमें कैश देंगे। तो ऐसे सीरीज़ होते हैं फ्रेंड्स, कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि हमें याद करने पड़ते हैं। और अगर हम ऐसे एग्ज़ाम में प्रेजेंट करेंगे ना फ्रेंड्स, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन होगा वो, और हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए मदद करेगा, जो कि एक प्रेजेंटेशन में हमें लेना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हमें ये याद रखना है कि हमें हम नोट नंबर चेंज कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स टू अकाउंट। सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स में हमें 3 कॉलम की ज़रूरत होगी। पहले हम ऊपर लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट, फिर नोट 1 लिख के किस बारे में हम लिख रहे हैं, अगर शेयर कैपिटल है तो शेयर कैपिटल। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, जैसे हमने लिखा था बैलेंस शीट में। उसके बाद ये शेयर कैपिटल के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसके हिसाब से आप दूसरे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आया ऑथोराइज कैपिटल। मैंने कहा था ना फ्रेंड्स कि अगर आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन मार्क लिख लेना एंड 2 अंडरलाइन कर लेना। एंड उसके बाद ऑथोराइज कैपिटल के बाद आता है पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 10 ईच, और उसमें आपको पेड अप अमाउंट भी लिखना है कि कितना पेड अप है। और उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में लिखेंगे कि कितना पेड अप है। और उसके बाद हम लिखेंगे कि कितने नंबर्स ऑफ शेयर्स इशू हुए अदर देन कैश, दैट इज डैश नंबर ऑफ शेयर्स आर इशूड इन द कंसिडरेशन अदर देन कैश, आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद उसका टोटल अमाउंट, और जो यहाँ पे टोटल अमाउंट आएगा, जो कि नोट 1 का टोटल अमाउंट होगा, वो जाके आप लिखेंगे लाइबिलिटीज़ में नोट 1 के सामने। अब आप बोलेंगे कि अगर मेरा फर्स्ट शेयर बिजनेस है तो मैं प्रीवियस ईयर का कहाँ से लिखूंगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा, क्या ज़रूरत है ढूंढने की? नहीं है तो नहीं है, सिंपल फ्रेंड्स, बस इतना कॉमन सेंस यूज़ करना है आपका। ओके फ्रेंड्स, अकाउंट्स इज मोर अबाउट लॉजिक एंड कॉमन सेंस फ्रेंड्स, इट्स नॉट जस्ट जर्नल एंट्री पास की हो गया। अगर आप लॉजिक लगा के काम करेंगे तो आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें लॉजिक इज मस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल, शेयर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत होगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।